सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको दीपदान नामक एकांकी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता राम कुमार वर्मा जी हैं। तो यहाँ पर देखो, ये जो एकांकी है यह चित्तौड़ नामक जो स्थान है, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहीं के से लेकर यह एक ऐतिहासिक घटना को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो उस समय महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और उनके पुत्र जो हैं उदय सिंह, तो वे उनका अधिकार प्राप्त करने वाले थे, मतलब उत्तराधिकारी जो है उन्हें मिलने वाला था। तब उनकी उम्र 14 साल की थी। तो इसीलिए क्या है, उनकी देखभाल के लिए, मतलब उनकी धाई माँ उनकी देखभाल करती थी, जिनका नाम था पन्ना। ठीक है। तो अब देखो, अब वहाँ पर ही बनवीर नामक और एक व्यक्ति थे, जो बनवीर जिसे हम कहेंगे महाराणा जो सांगा थे, उनके भाई थे पृथ्वीराज। तो उन्हीं का दासी पुत्र जो है वह बनवीर था। तो पृथ्वीराज का जो दासी पुत्र है वह बनवीर था, और वह चाहता था कि वह चित्तौड़ को वो अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे। तो इसीलिए वे क्या है, उदय सिंह को मारने का प्लान बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि किसी प्रकार अगर वे उदय सिंह, जो कि चित्तौड़ के उत्तराधिकारी हैं, अगर उनकी हत्या कर दे तो वे क्या कर सकते हैं, वे तब चित्तौड़ के उत्तराधिकारी हो जाएंगे। यही सोचकर क्या करते हैं, वे चित्तौड़गढ़ में एक उत्सव का आयोजन करते हैं, वहाँ पर दीपदान का आयोजन करते हैं। तो इस प्रकार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पर सोना उसे बुलाने आती है उदय सिंह को, पर जब उदय सिंह पन्ना से कहते हैं, तब पन्ना मना कर देती है, कहती है कि नहीं, इस प्रकार कुंवर को अकेला जाना ठीक नहीं है, रात का वक्त है, चारों तरफ षड्यंत्र रचे गए हैं, किसी भी समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। इस पर क्या है, उदय सिंह बच्चा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, और रूठ कर क्या करते हैं, लेट जाते हैं। वो खाना भी नहीं खाते, लेट जाते हैं। तो इस प्रकार क्या है, यहाँ पर बनवीर जो है वह इसी प्रकार की षड्यंत्र रचते हैं। वो वहाँ के राणा विक्रमादित्य हैं, उनकी हत्या करते हैं। करने के बाद वे उदय सिंह को मारने के लिए निकलते हैं। तो इतने में जो है, वहाँ की जो दासी थी, जिसका नाम था सामली, आकर पन्ना को खबर देती है कि जो बनवीर है वह अभी उदय सिंह को, विक्रमादित्य को मारने के बाद वह उदय सिंह की हत्या करने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनते ही पन्ना सोचने लगती है कि किस प्रकार चित्तौड़ के महाराज को बचाया जा सकता है। वह इसी प्रकार सोच में पड़ जाती है, उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो वह तुलजा भवानी को याद करके सोचती, इतने में क्या है, पत्ते उठाने के लिए, झूठी पत्तल उठाने के लिए वहाँ पर कार्य करते थे, जिसका नाम था कीरत बारी जो है, वह दरबार में क्या करते थे, झूठी पत्तल उठाया करते थे। तो जब आते हैं तो पन्ना तब उससे कहती है कि तुम्हारी जो टोकरी है उसमें मैं क्या करती हूँ, उदय सिंह को लिटा देती हूँ, और आप इसे क्या करें, लेकर आप महल के बाहर नदी के तट पर पहुंच जाएं। बाद में मैं आपसे वहीं आकर मिलूंगी। उस समय उदय सिंह लेटा हुआ था, वह उसे गोदी में उठाकर उस झूठी जो टोकरी थी, बड़ी सी टोकरी थी, उसमें लिटा देती है और ऊपर से पत्तों से ढक देती है, झूठे पत्तों से ढक देती है। और इस प्रकार क्या है, जो कीरत है वह टोकरी को लेकर महल के बाहर चला जाता है। और यहाँ पर इतने में क्या है, बनवीर आता है और क्रोधित रह जाता। अब देखो, उदय सिंह के स्थान पर वह क्या करती है, उनका जो खुद का सगा बेटा था, जिसका नाम चंदन था, तो चंदन को वो क्या करती है, उसके स्थान पर मतलब उदय सिंह की जो सेज थी, वहाँ पर बिस्तर पर क्या है, चंदन को लिटा देती है। तो इतने में बनवीर आता है। बनवीर आकर क्या कहता है कि उदय सिंह कहाँ है, वह कुछ नहीं बोलती है। वह उसे तब तरह तरह के लोभ भी देने लगता है कि मतलब उसे चित्तौड़ में क्या है, काफ़ी जागीर देगा, उसके नाम पर क्या है, तुलजा भवानी का मंदिर बनवा कर देगा। लोग क्या करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, पन्ना की
पन्ना का काफ़ी नाम भी होगा। तो इस पर भी इतने सारे लोभ के बावजूद क्या है, पन्ना राजी नहीं होती। वह कहती है कि वह तलवार लेकर, मतलब उसके हाथ में तलवार था, वह खड़ी हो जाती है बनवीर के समक्ष। तो बनवीर के साथ युद्ध करती है, पर उसके सामने वह फीकी पड़ जाती है। बनवीर आकर क्या करता है, यहाँ पर बिस्तर पर, मतलब उदय चंदन को उदय सिंह सोचकर उसके ऊपर क्या तलवार से वार कर देता है। तो यही है एकांकी का सारांश। अब जो है आप लोग पृष्ठ संख्या 160 खोलिए, 160। तो दीपदान जो एकांकी है उसे मैं अभी विस्तार पूर्वक पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के जो पात्र हैं, एकांकी के जो पात्र हैं, उसका मैं आपका परिचय करवा देना चाहती हूँ। तो यहाँ पर देखो कुंवर उदय सिंह सबसे पहले प्रमुख यहाँ पे पात्र जो है, देखो कुंवर उदय सिंह, वे कौन है, चित्तौड़गढ़ के जो स्वर्गीय महाराजा सांगा हैं, उन्हीं के सबसे छोटे पुत्र हैं। तो उदय सिंह कौन है, महाराणा सांगा के छोटे पुत्र हैं, जिनकी उम्र 14 साल की है। वे राज्य के उत्तराधिकारी हैं। चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कौन है, उदय सिंह है, और उनकी उम्र कितनी है, 14 साल की है। तो दूसरा जो है देखो पन्ना, पन्ना जो है वह धाई माँ है। पन्ना जो है बचपन से जो है उदय सिंह की देखभाल करती है। देखभाल करने के लिए क्या है, वह थी, और वह बचपन से उदय सिंह को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। तो देखो यहाँ पे पन्ना जो है धाई माँ है। यहाँ पे देखो वो खींची जात की राजपुतानी है। कुंवर उदय सिंह की रक्षक है, ठीक है, संरक्षण करने वाली धाई माँ, जिसकी उम्र कितनी है, सिर्फ 30 साल की है। तो धाई माँ की उम्र 30 साल की है और वह उदय सिंह की संरक्षण है। तीसरा देखो सोना, सोना जो है रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। सोना कौन है, रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। अत्यंत रूपवती, बहुत खूबसूरत है और नटखट है, बहुत अच्छा नृत्य करती है। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली है, मतलब वह उदय सिंह के साथ खेलती है, और उसकी उम्र कितनी है, 16 साल की। नेक्स्ट जो है पाठ का मुख्य पात्र और एक है चंदन। चंदन जो है वह धाई माँ जो है पन्ना, यानी पन्ना का पुत्र है। काफ़ी साहसी है और स्नेह का प्रतीक है, और उसकी उम्र कितना है, 13 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे चंदन जो है वह 13 साल का है, और उदय सिंह जो है वह 14 साल का है। और एक है पात्र जो है सामली, वह अंतपुर की परिचारिका है। उम्र उसकी 25 साल की। परिचारिका मतलब देखो वह अंतपुर, यहाँ पे राजमहल के अंदर की दासी है, ठीक है। नेक्स्ट है कीरत। कीरत झूठी पत्तल उठाने वाला बारी है, आयु 40 साल का है। खाने के बाद, भोजन के बाद राजमहल में भोज जब होता है तो झूठे पत्तल को वह उठाकर ले जाता है। और उसके बाद जो है बनवीर, बनवीर जो है वह महाराजा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। वह काफ़ी क्रूर है और बहुत ही विलासी है, ऐश्वर्य प्रिय है, विलासी है, इतना क्रूर कि वह किसी भी प्रकार क्या वह चित्तौड़ को हड़पना चाहता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। और उसकी आयु कितना है, 32 साल का। तो ये जो है मुख्य पात्र हैं, और ये काल जो है 1436 ईस्वी की बात है। ये तो सत्य घटना पर आधारित है। तो काल जो है 1436 ईस्वी, समय जो है रात्रि का दूसरा पहर, और स्थान कौन सा है, कुंवर उदय सिंह का कक्ष। तो यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे, आप लोग किताब अब जो है पेज 160 खोलिएगा। तो सबसे पहले देखो निर्देश, पूरी सजावट है, कहाँ पर, राजमहल में, जहाँ उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह रहते हैं, उनका कक्ष है, वहाँ पे देखो पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है, सिरहाने, धाई माँ के बैठने का स्थान। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि। अब देखो बाहर, राजमहल के बाहर जो है प्रोग्राम हो रहा है, मतलब नृत्य संगीत आयोजन किया गया है। मृदंग और खड़के की ध्वनि, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ में गाना। उन लोग, वहाँ की जो नारियां हैं, सुंदरियां, उन लोग क्या है, महल में, राजमहल के बाहर संगीत
गा रहे होते हैं। तभी क्या है, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है और वो धाई माँ को पुकारते हुए कहता है कि धाई माँ कहकर कि बाहर कितना सुंदर नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया है। तब पन्ना भीतर से आती है और कहती, क्या है कुंवर, देख अरे सांझ हो गई है और तुमने अभी तक अपना तलवार मयान में नहीं रखा। मतलब क्या है, यहाँ पे उदय सिंह जो है तलवार लेकर घूम रहा था, तो धाई माँ कहती है कि तलवार को अभी मयान के अंदर रख दो, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। शाम को क्या है, तलवार लेकर घूमना नहीं चाहिए। उदय सिंह तब कहता है, धाई माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो ना देखो ना। तो वह क्या कहती है, धाई माँ से रिक्वेस्ट करता है कि चलो ना धाई माँ, हम लोग जाकर क्या करें, तुलजा भवानी के वहाँ जा मंदिर चलते हैं, वहाँ पर नृत्य देखेंगे। वहाँ पे सुंदरियाँ जो है, सुंदर लड़कियाँ कितनी सुंदर नृत्य कर रही हैं। पन्ना तब कहती है, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाई माँ चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। तो वह कहती, माँ चलो ना धाई माँ, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, तुम भी हमारे साथ चलो। तब पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता, मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, मैं वहाँ पर गया, बड़ी देर तक क्या है इस नृत्य को देखता रहा, और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखने लगे धाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ धाई माँ। तब पन्ना कहती है, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। तो तुम कौन हो, इस चित्तौड़ के राजकुमार हो, तुम तो यहाँ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। तुम्हारा नाम उदय सिंह किस लिए रखा है कि जिस प्रकार सूरज के उदय होने से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे आगमन से क्या है, पूरे चित्तौड़ में खुशियाँ फैल गई है। उदय सिंह तब हंसकर कहते हैं, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है, मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। तब पन्ना कहती है, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो। दिन में क्या हो, तुम सूरज हो, तो रात में तुम इस वंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल के दीपक। पेज 162 खोलिए। तब उदय सिंह फिर कहता है, कुल दीपक, कहीं तो मुझे दान न कर देना धाई माँ। दीपक को क्या है, वहाँ पे क्या है आयोजन जो किया गया था दीप दान, तो वे कहते कहीं मेरे को दान मत कर देना। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं, तो वहाँ पर जो लड़कियां हैं, सुंदरियां हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, दीप को दान करके नाच रही हैं, कहीं मेरे को इस प्रकार दीपक समझकर दान मत कर देना। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धाई माँ, चलो ना धाई माँ, तुम उनका दीपदान देख लो, जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। तो क्या जिस प्रकार दीपक कुंड में नाच रहे हैं, कुंड यानी तालाब, सरोवर को कहते हैं, तो जिस प्रकार तालाब में दीपक नाच रहे हैं, हाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, लड़कियां भी, वहाँ की सुंदरियां भी उसी प्रकार नाच रही हैं। बहुत सुंदर नृत्य का आयोजन किया गया है, आप भी चलिए हम लोग देखेंगे। पन्ना तब कहती है, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रुककर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा, मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। और तब उदय सिंह रूठ जाते हैं और कहते हैं, मैं क्या है यहाँ का चित्तौड़ का उदय सिंह नहीं बनूंगा, मैं यहाँ का कुल दीपक नहीं बनूंगा। पन्ना रूठ गए, कुंवर रूठने से राजवंश नहीं चलते, जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे, जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तो तब पन्ना कहती है, जाकर तुम अब सो जाओ, सारा दिन खेले हो, कपड़े बदलो और लेट जाओ, आराम करो, शैया तैयार है।
उदय सिंह रूठे हुए स्वर में तब कहते तब मैं भी तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। वो कहते कि नहीं, मैं तलवार लेकर ही सोऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। अब क्या चित्तौड़ की रक्षा के लिए तो तुम्हें तलवार लेकर ही सोना पड़ेगा। भगवान जाने कब चित्तौड़ में आक्रमण हो जाए। उदय सिंह रूखे सुर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। तब पन्ना कहती, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार में कोई नहीं डरता। तो चित्तौड़ में क्या है, कोई तलवार से नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथ में तलवार खिलती हैं। तो उदाहरण के तौर पर पन्ना क्या कहते हैं, यहाँ के बच्चे जिस प्रकार लताओं में फूल खिलते हैं, यहाँ पर बच्चों के हाथ में क्या है, तलवार रहता है। इसीलिए तलवार से मैं नहीं डरती। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं भी अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। और कहते अगर तुम नहीं जाती तो मत जाओ, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तब पन्ना कहती है, नहीं कुंवर, तुम अभी रात में अकेले नहीं जाओगे। तो अभी कभी भी तुम रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ क्या है, शत्रु हैं। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी डस सकते हैं, यानी शत्रु घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसा सर्प? उसे समझ में नहीं आता भाई किस सर्प के बारे में, सांप के बारे में कह रहे हैं। तब पन्ना कहती, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। अब जाकर तुम सो जाओ, जब भोजन का वक्त होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज मैं भी भोजन नहीं करूंगा और ना अपनी शैया पर ही सोऊंगा। वह कहता ना मैं अपनी शैया पर सोऊंगा और ना ही भोजन करूंगा, और वह वहां से प्रस्थान कर लेता है। अभी जो है यहाँ तक आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं बाकी जो है सेकंड पार्ट में पढ़ाऊंगी।